नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की कृति का जो पुस्तक है उसका अंतिम अध्याय देखो। कक्षा 9 की संपूर्ण पुस्तक अपन ने पढ़ ली है। उसमें कृति का जो पुस्तक है उसका अंतिम अध्याय है शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा। इस आप लोगों ने इनका नाम अक्सर कविताओं में ही सुना है। बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं है कि इन्होंने गद्य भी लिखा है। इन्होंने कविता के साथ साथ गद्य लेखन कार्य भी किया है। तो आप लोग सबसे पहले इनका जन्म याद रखें। सन 1911 में इनका जन्म हुआ था देहरादून में और देहांत हुआ था 1993 में। और ये जो प्रमुख कवि हैं ये स्वातंत्र्योत्तर स्वतंत्रता के बाद हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून यानी उत्तराखंड में हुआ था। ये पहले उत्तरांचल था, अब ये उत्तराखंड हो गया इसका नाम। शिक्षा देहरादून और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। प्रसिद्ध ये चित्रकार थे। शुरू में इस पाठ को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इस इंसान ने कहाँ तक अपनी प्रतिभा को दिखाया। चित्रकार, वकील बंधुओं से इन्होंने कला प्रशिक्षण लिया और अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर बहादुर सिंह केवल असाधारण कवि ही नहीं, अनूठे गद्य के लेखक भी हैं। ये अपने आप को हिंदी उर्दू का दोआब कहा करते थे। हिंदी और उर्दू में बराबर लिखा करते थे। ये पूछे जाने योग्य कथन है द्वितीय श्रेणी में कि कौन सा कवि अपने आप को हिंदी उर्दू का दोआब मानता है, तो शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा, इनकी गद्य रचनाएं, ध्यान रखना इस बात का। इन गद्य रचनाओं के माध्यम से इन्होंने विशिष्ट गद्यकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इनकी रचनाएं हैं काव्य, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हो, ये चुका भी नहीं हो काव्य रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी मिला था 1977 में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैं इतने पास अपने, काल तुमसे हाड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। मूल रूप से ये ध्यान रखना प्रयोगवादी कवि थे। कैसे कवि थे? प्रयोगवादी कवि। तो आप लोगों को बस इतना सा बताना है, अगर आप द्वितीय श्रेणी या व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो शमशेर बहादुर सिंह आगे के द्वारा संपादित किस तार सप्तक से संबंध रखते थे। आप कमेंट में लिखोगे कि पहला, दूसरा, तीसरा। पहले को तार सप्तक ही कहा जाता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि पहला तार सप्तक, दूसरा। पहले को तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से। तो ये किससे संबंध रखते थे वो थोड़ा सा बता देना। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। आज की अपनी जो रचना है वो है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आ गया। ये हिंदी में कैसे है? पहले उर्दू के थे। नई और विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई ये है ललित गद्य रचना हमें शमशेर बहादुर सिंह के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों से जो परिचित कराती है। कवि हरिवंश राय बच्चन की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखन की आत्मीयता को भी दर्शाती है। अनौपचारिकता और आत्मीयता की खुशबू के साथ उन्हें उर्दू गद्य शैली का स्वाद भी लिया है। आशा है कि विद्यार्थी बिना बोझ का अनुभव के आनंद के साथ इस पुस्तक को पढ़ेंगे। इसमें सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होगा और संकलित लेखकों की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों को पढ़ने के प्रति भी अपने को प्रेरित होंगे। बहुत अच्छी रचना है ये। अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज को पढ़ेंगे। आखिरकार मैं हिंदी में कैसे आया, शमशेर बहादुर सिंह। ये किस सप्तक से हैं वो आपको बताना है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप एक बार पुस्तक से देख करके लिख दीजिएगा, फिर आपको याद हो जाएगा, आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाओगे। तो देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह जी लिखते हैं कि एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला, जुमला होता वाक्य, वाक्य मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में हूँ, कि एक ऐसी बात मुझे कह दी गई थी कि मैं जिस भी हालत में हूँ उसी हालत में मैं जो कुछ भी 5-7 रुपये मेरे पास थे, इतने ही थे इनके पास, उन्हीं को लेकर के दिल्ली के लिए पहली बस जो भी मिलती है चुपचाप उसी में चढ़ करके चल दिया जाए। ऑर्डर मिल गया था इनको। तय कर लिया हूं कि अब मुझे जो कुछ भी करना है करना शुरू कर देना चाहिए, यानी मैं जो भी करना चाहता हूं वो मुझे शुरू कर देना चाहिए। दिल में, दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है। लेखक पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह दिल्ली किस काम के लिए? पेंटिंग सीखने के लिए। और इसकी शिक्षा अब मुझे लेनी है और फौरन वकील आर्ट स्कूल का नाम, ये स्कूल का नाम है, ध्यान रखना, वकील आर्ट स्कूल नाम भरे मैंने सुन रखा था, यानी
शमशेर बहादुर सिंह जानते नहीं थे ये कैसी है, बस नाम सुन रखा था कि वकील आर्ट स्कूल दिल्ली में कहाँ है पता नहीं। खैर, किस्सा मुख्तसर यानी संक्षिप्त सार रूप कि मेरा इम्तिहान लेकर के, मेरा शौक देख करके मुझे बिला फीस के ही भर्ती कर लिया वकील आर्ट स्कूल में, लेखक को दाखिला मिल गया। अब ये चित्रकार बन गए। मैंने 2-3 जगहों के बाद में करोल बाग में लंबे सड़क के किनारे एक कमरा ले लिया और रोजाना वहां से कनॉट पैलेस तक। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है लेख कहाँ रहता था और कहाँ उसकी स्कूल थी। करोल बाग के पास में तो रूम था और कनॉट पैलेस दिल्ली में इनकी स्कूल थी। सुबह की क्लास में पहुंचने लग गया। रास्ते में कभी कभी चलते ड्राइंग भी बनाता था। देखो कितना शौक था ड्राइंग का इनको। और कभी कभी या फिर साथ साथ कविताएं भी लिखते, ये भी शौक था कविताएं लिखने का। इनको ये नहीं था कि मेरी कविताएं कभी छपेंगी, परंतु फिर भी शौक था। अमर हो गई कविताएं। इनका जरा भी मुझे ख्याल या वहम और गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी, और ऐसे शौक की वजह से ये लिखने लग गए। बस मन की मौज या फिर तरंग या फिर कोई एक मन में टीस जो चुगाने चुनांचे अंग्रेजी में, जैसे भी कुछ भी उर्दू में गजल हैं, अंग्रेजी में चुनांचे लिख देते और उर्दू में गजल या शेर लिखते थे। और हर चीज और हर चेहरे को बगैर देखता कि उसकी अपने ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ, क्या इसमें मैं पा सकता हूँ, क्या मैं पा सकूंगा। मेरी आंखें थक जाती, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट एक आकर्षण कम न होता था। बस आंखों की मजबूरी थी कि कभी कभी, यानी आंखों की ऐसी मजबूरी थी, बेचारी परेशान हो जाती देखते कि कभी कभी तेज बहादुर बड़े भाई, इनके बड़े भाई का क्या नाम था, तेज बहादुर था, नाम याद रखना इनके बड़े भाई का नाम। ठीक है, तेज बहादुर कुछ रुपए मुझे भेज देते थे या फिर मैं साइन बोर्ड में पेंटिंग बना करके कुछ अपना सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय आकर रहने लग गए थे। वो महाराष्ट्री थे, बेकार इसका नाम था। 30-40 के बीच की उम्र के थे। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की कभी कभी जिक्र करते थे तो इलाहाबाद माई वीकनेस, यानी इलाहाबाद मेरी कमजोरी है। ये वाक्य किसने किससे कहा, ये वाक्य एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए महाराष्ट्री इनके मित्र थे, पत्रकार थे। वैसे पत्रकार महोदय का ये कथन है, इलाहाबाद माई वीकनेस। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता था। क्यों रहता था, ध्यान रखना, इनकी पत्नी है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है टीबी रोग के कारण। अब जब भरी जवानी में किसी इंसान की वाइफ या फिर किसी औरत का पति मर जाता है ना, तो वाकई ही अंदर से टूट जाता है। और ऐसा ही इनके साथ हुआ, जबकि ऐसी स्थिति हरिवंश राय बच्चन के साथ में भी हुई थी। परंतु हरिवंश राय बच्चन जी अलग ख्यालात के थे, रोमांच मिजाज के इंसान थे, तो उन्होंने दूसरी शादी कर डाली तेजी बच्चन से, और अमिताभ बच्चन उनके पुत्र के रूप में पैदा हुआ। परंतु शमशेर बहादुर सिंह जी ने ऐसा नहीं किया। आत्मा से अपनी पत्नी को पसंद करते थे, प्यार करते थे। यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। ये दुखी इसीलिए आ गया। देखो पत्नी का देहांत हो गया था टीबी रोग से। ये पूछा जा सकता है सेकंड ग्रेड में कि किस रोग से इनकी पत्नी मरी थी, तो टीबी से। दिल्ली की सड़कों पर मैं अकेला, एकदम अकेला, क्योंकि जिस इंसान की दुनिया उजड़ जाती है ना, मतलब लाइफ पार्टनर, तो वो वाकई अकेला हो जाता है। परंतु होना चाहिए मतलब आत्मिक रिश्ता। ये नहीं है कि मतलब एक लोग दिखावा रिश्ता होता है, उसमें अलग बात है, लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं और कर लेते हैं, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल अकेले थे और बस घूमता फिरता, कविताएं घसीटता या फिर स्केच मतलब कुछ बनाता, और अपनी खोली में आकर के अपना अकेलापन खोकर मैं बोर हो जाता। अंदर से टूट चुके थे बहादुर साहब। किसी को बताया भी नहीं इन्होंने। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे। यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये अच्छा कथन है कि इनके बीए के सहपाठी कौन थे, नरेंद्र शर्मा, जो कि इनकी कविताएं चलती अपनी कक्षा 11 में। ध्यान रखना इनका जन्म 1923 में हुआ था। और दिल्ली में एक बार इनसे मुलाकात हो गई थी नरेंद्र शर्मा से, और पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या फिर पत्रकारिता या फिर वसीला खोज रहे थे। वो ये इनको कन्फर्म नहीं था कि वो किस कारण से दिल्ली में थे। मतलब कोई जरिया, वसीला होता है जरिया या फिर कोई मतलब सहारा भी बोल सकते हैं। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। हरिवंश राय बच्चन की बात हो रही है। हरिवंश राय बच्चन जी वकील आर्ट जो स्कूल थे ना, उसमें स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ करके गए थे मेरे लिए।
और मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत ही मुख्तर सा और अच्छा सा नोट था, इतना याद है। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को एक कृतज्ञ महसूस किया कि हरिवंश राय बच्चन जैसे इंसान ने मेरे लिए कुछ लिखा है। अब लेखक की एक बहुत बुरी आदत है कि पत्रों का जवाब नहीं देना, यानी मैं पत्रों की जवाब नहीं देते थे, चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिख या फिर लिख करके हवा में सांस के साथ में बिखराता रहूं कई दिनों तक। तो मैंने उस मौन की उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी, अंग्रेजी में अफसोस, एक सोनेट, वह भी तुकांत, बिल्कुल अतुकांत और मुक्त छंद में था। एक सोनेट लिखा था इन्होंने अंग्रेजी में, इसका कोई तुक नहीं मिल रहा था, मुक्त छंद में था। मगर उसको लिख देने के बाद मैंने अपना जवाब उसको गोया, यानी मतलब उसे चाहा कि भेजा कि किस प्रकार का लगा। कई महीने निकल गए और घटनाक्रम से मैं देहरादून आ गया। वापिस से वहाँ से चित्रकारी सीख करके अपने गांव आ जाते, मतलब देहरादून अपने शहर में। अपनी ससुराल की एक देहरादून में एक दुकान थी, केमिस्ट एंड द ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लग गया। अब चित्रकार बन के ये कंपाउंड्री पर आ गया, ये मतलब दवाइयों की दुकान है। अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा या फिर इबारत से लिखे नुक्शों को पढ़ सकने की हो गई थी, यानी इस प्रकार से मैं दवाइयाँ भी देने लग गया। उसी वर्ष गुरुवार को श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल लिया। ये शारदा चरण जी वकील हैं, उन्होंने देहरादून में पेंटिंग की स्कूल खोल ली, क्लास खोल दी। मेरा सौभाग्य है, यह है मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही है और किसी से उसे गरज नहीं, और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ, मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रही, यानी मैं अकेला ही पड़ा रहता हूँ और मैं मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकता किसी से। और अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब, यानी उनका लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी गुट्टी में पड़ा था। और अपनी बहुत सी आंतरिक एकांतिकता, यानी अंदर से मैं बिल्कुल एकांत था, का भी मैं अभ्यासी तो हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था, कर्तव्य जहाँ तक हो सकता है। ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूं ही वहीं सोनेट मैंने बच्चन जी को पोस्ट कर दिया। एक सोनेट लिखा था, वो यूं ही बच्चन जी को भेज दिया इन्होंने। बच्चन जी गर्मियों की छुट्टियों में सन 37 की बात है, 1937 देहरादून आए। ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ पर ठहरे थे। इत्तेफाक देखिए कि यही अब डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे देहरादून में। ब्रजमोहन के साथ बच्चन जी डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले और एक दिन मेहमान भी रहे थे, यानी एक दिन वो रुके थे हमारे पास में। वह बच्चन जी की शुरू की धूमधाम का जमाना था। प्रबल झंझावत साथी थे वो। देहरादून के उसी साल की यादगार किसी जोर की आंधी सी आई थी। उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ हैं वो बिछ पड़े थे सड़कों पर। टिन की छतें उड़ गई थी और न जाने बच्चन जी उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे, यानी इनकी किस्मत अच्छी थी बच्चन जी की, बच गए। हम सबका ये सौभाग्य है, हम सबका, कि आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। यानी बाहर जो तूफान आया था ना, उससे खतरनाक तूफान उनके दिमाग में चल रहा था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, यानी इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, बच्चन जी की पत्नी का भी। और कैसी पत्नी का वियोग, यानी वो आत्मा से प्यार करते थे। रोमांटिक मिजाज के कवि थे हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी थी। निम्न मध्यम वर्ग से सन 1930 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी थी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ नहीं रही होगी। एक निश्चल कवि थे बच्चन जी, जिनके आर पार देख सकते हैं अपन लोग। बात के धनी, वाणी के धनी, हृदय के मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति के साथी। एक और बरखा की याद आ गई। अब एक और बारिश थी, उसकी याद आई थी।
कि देहरादून किसी नहीं, मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा इलाहाबाद की गाड़ी पर पहुंचना, रात का वक्त मेजबान इसरार कर रहे थे, यानी जो रोकने वाले उनको कह रहे थे कि आज आपको नहीं जाना चाहिए बच्चन जी, भाई इस वक्त कुली ने तांगा कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ, मगर नहीं, बच्चन जी ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ है वो रवाना हो गए। वहां पहुंचना था, वक्त पर पहुंच ही गए, ऐसी जिद्दी आदमी थे। इलाहाबाद आते हैं अब शमशेर बहादुर जी, कि इलाहाबाद मुझे बच्चन जी ही खींच कर ला सकते हैं। कोई इस संभावना कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं स्वयं भी नहीं, और उस पर मैं बच्चन जी को तब जानता भी कितना था, बराय नाम से। हरिवंश राय बच्चन का उपनाम क्या था? बराय नाम से। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे, वो मात्र क्षण ही आजकल की तरह मैं बहुत ही कम नहीं, आता जाता यानी किसी से मिलता जुलता भी कम ही था, यानी लेखक कम ही मिलते थे। मुझे इनकी कभी 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 कोई ज़रूरत सी न महसूस हुई, शायद ऐसा वहम मुझे था, जो वहम ही था, एक मुझे मतलब एक भ्रम था मन में, कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, और क्यों हो खैर कि कोई नहीं है। 1936, 37, 37, 38 साल थे ये, 3-4 सालों की बात है। जी हाँ, बच्चन जी ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, कि तुम देहरादून में रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद चलो और एमए करो इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। इधर डॉक्टर कह रहा था कि तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा, और बच्चन जी कह रहे थे यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। मगर मैं देख चुका था कि फेफड़ों के मरीज के लिए, गरीब मुरब्बा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते हैं। कैल्शियम लेक्सटेट 3 टाइम्स अंडे, कैल्शियम लेक्सटेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र हो गए थे शमशेर बहादुर जी कि ये ले लेंगे। इलाहाबाद आया, बच्चन जी ने क्या किया, बच्चन जी के पिता मेरे लोकल गार्जियन बन गए। बच्चन जी के जो पिताजी हैं वो लोकल गार्जियन बन जाते हैं शमशेर बहादुर जी के। लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हो गए। उन्होंने उर्दू फारसी सूफी नज़मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह को उर्दू फारसी और सूफी नज़मों का संग्रह किसने भेंट किया? तो हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी ने। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा, और एक अर्थ में अब भी। और बच्चन जी ने एमए प्रवेश और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए, वापस कर देना, यानी उधारे पैसे दिए थे, चिंता मत करो। न इस काबिल हुआ और न मैंने चिंता की। बच्चन का प्लान ये था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं, उनसे स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने, और 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ में भी वे क्या यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, यानी डिग्री ले लूं एमए की, यही चाहते थे बच्चन जी, ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था, कहीं कहीं ना कहीं ये बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देख करके मेरे दिल में बैठ गई कि नौकरी तो करनी नहीं है। बच्चन जी चाहते थे कि शमशेर बहादुर सिंह जॉब लग जाए, नौकरी लग जाए, परंतु ये चाहते थे मैं नौकरी ना लगूं। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया, मेरा ख्याल है, और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि ये बस गोचूपन की हद थी और प्लान, यानी नौकरी में घसीटती जिंदगी जी सकता आदमी। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री में मिल गई थी, और पंत जी की सहज कर पा रही। यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह को पंत जी मिल जाते हैं इलाहाबाद में। मैं कभी नहीं भूलूंगा इंडियन प्रेस के अनुवाद का काम। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, और जिससे कि मेरा रब्त, यानी मेरा जो रब्त है वो आतिथ्य करने वाला बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे, यानी न तो मुझे भाषा आती थी न ही शिल्प आता था कविता लिखने का। आखिर हिंदी फर्स्ट फार्म फर्स्ट फार्म तो मेरी कभी नहीं रही है, यानी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई थी, और घर में खालिश उर्दू का ही वातावरण में मैं पला था। बीए में भी उर्दू ही विषय में लिया था,
और गज़ल मेरी बाहुता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी रही थी उर्दू इनकी। जैसा भी कुछ थी अपनी थी, शायद विषयांतर हो रहा था, मगर बच्चन मेरे लिए मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने थे। तो हिंदी के पुनर्संस्कार के कारण कौन बने थे? हरिवंश राय बच्चन बने थे। मैं उनको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार पहले सन 1933 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती पत्रिका में शमशेर बहादुर सिंह की कुछ रचनाएं सरस्वती पत्रिका और चांद में छप चुकी थी, और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था। अब बच्चन जी हैं, उन्होंने शमशेर बहादुर सिंह के अभ्युदय एक पत्रिका थी, उसमें एक सोनेट छपा था इनका। सोनेट अंग्रेजी का छंद होता है। अधिकांश हिंदी के त्रिलोचन जो कवि हैं वो सोनेट लिखा करते थे। उनको पसंद किया उस सोनेट को, और कहा कि वास्तव में यह खाली सोनेट है, यद्यपि मुझे उसमें मतभेद है। बहरहाल सन 1937 में यानी भाषा यानी हिंदी मुझे छूट सी चुकी थी। अब व्यक्ति का माध्यम, मात्रा और सदैव एकांतता अपने लिए या तो अंग्रेजी था, अफसोस, या फिर उर्दू की गज़लें। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने सीधे साधे एक जाट परिवार में, ये किस परिवार से ताल्लुक़ रखते थे? जाट परिवार में। और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर के कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना है कि मैं जमकर कोई साधना या भाषा शिल्प नहीं कर सकता। हिंदी ने क्यों मुझे इस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। हिंदी स्पेशली ये हिंदी की तरफ किसके लिए आए थे? पंत और निराला के कारण आए थे। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है। बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के, बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल ही नहीं रहे हैं। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मन स्थिति का द्योतक होता है। मगर सन 1937 में मेरा हाल ये था कि मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतश्चेतना का यह स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसीलिए इलाहाबाद लाए थे, यानी बच्चन इसलिए लाए ताकि वो हिंदी से जुड़ जाएं। वह मैदान में उतर चुके थे, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चिंत हो जाने की देरी। बहुत 1 साल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना था, यानी लिखना था हमें भी। अपने तौर पर मुझे भी कमर कस लेनी है, यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था, और कोई भाव मुझे नहीं था मुझ में। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टेंजा, स्थाई या टेक को छोड़ करके गीत का चरण या अंतरा होता है ना, उसको स्टेंजा बोलते हैं। स्टेंजा का प्रकार मुझे बताया था। उसमें 14 पंक्तियाँ होती हैं, सोनेट नहीं है, जो तुकों या फिर प्रभावकारी विन्यास बीच बीच की अनेक पंक्तियाँ एतुकांत मुझे बहुत आकर्षक लगा। ये स्टेंजा शमशेर बहादुर सिंह को बहुत अच्छा लगा। वह प्रकार मैंने तबीयत पर जोर डाल करके उस प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि वह छपी नहीं थी। बच्चन के लिए तो यह कविता का एक बंद था। मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो भी लिखा वह वस्तुतः सोनेट से अलग रूप नहीं ले सका वो। बच्चन ने तब उस अपने नवीन फार्म में कोई कविता न रची थी। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने मुझे आकृष्ट किया। मैं कुछ कविताएं इस प्रकार से लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा, यानी बहुत मुश्किल हुई, ऐसा लिख नहीं पाए। 9 पंक्तियां, 3 स्टेंजा प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे, मुझसे नहीं चला गया। अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण ये बच्चन की रचना है। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत के कुछ संशोधन में हैं, रूपाब काल में, रूपाब ये पत्रिका है, ये बच्चन सुमित्रानंदन पंत निकालते थे।
मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है, उसका भी बच्चन को पता नहीं था। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बच्चन को क्षोभ था यानी दुख था। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया था। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में गए थे। उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। तो पूछा जा सकता है कि बच्चन के साथ में ये कहाँ पर कवि सम्मेलन में गए थे? गोरखपुर गए थे। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाप ऑफिस के प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस से हंस कार्यालय की कहानी में चला गया था। निश्चित ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट कर लाए थे। हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में कौन घसीट कर लाए? बच्चन। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन में इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की यह मौन सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरों को एक नया प्रतिभा जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। बच्चन से मैं हमेशा ही प्राय दूर रहता आया हूँ, यानी बच्चन जी से मैंने दूरी रखी है। यद्यपि दूर और नज़दीक की मेरी अपनी परिभाषा, और जिनके मैं अक्सर बहुत नज़दीक रहता आया, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा? बहुत सी अनुपस्थित चीज़ों मेरे लिए उपस्थित ही के समान हैं, और उपस्थित अनुपस्थिति के में और मैं बहुत नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता था। बच्चन इसलिए मेरे काफ़ी करीब रहे, मगर बेसिकली इसी तरह जैसे एक कवि अपने रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है। यानी लेखक यहाँ पर कहना ये चाहता है कि अपन किसी को चिट्ठी पत्री देते हैं, फ़ोन वोन करते रहते हैं, उससे करीबी नहीं होती है, जबकि एक भावना से, एक आत्मा से जो रिश्ता होता है वो भी करीबी होती है, जैसा बच्चन के साथ शमशेर बहादुर सिंह जी का था। इससे हम कभी नहीं मिलते, या फिर मिल सकते, युगों का व्यवधान होने के कारण ये युग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं। अतः मिलने या न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ, बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक हैं, और यह भी बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही सी बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मेरा अनुमान है कि मैं भी सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसे ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि क्या हुआ। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या फिर विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या फिर विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं, और वह हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर एक साधारण और सहज, प्राय दुष्प्राप्य, यानी जो कठिनाई से मिले। दुष्प्राप्य भी है, बात अजब है मगर सच है। यानी एक ऐसे व्यक्ति से मेरे संबंध रहे हैं जिन्होंने मेरी हर तरीके से सहायता की है, हर तरीके से मुझे संभाला है, गिरते पड़ते मुझे वापस साहित्यिक दुनिया में दाखिला दिलवाया है। इस प्रकार से शमशेर बहादुर सिंह जी ने हरिवंश राय बच्चन जी को के प्रति अपना कर्तव्य प्रस्तुत किया है।